वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग आज डिस्कस करेंगे महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। हम लोग आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। प्रश्न हमारा है यहाँ पर कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की जो सूची है वो कहाँ पर उपलब्ध है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, जहाँ जिसे महासूत्र या फिर स्मृतियाँ या फिर संयुक्त निकाय में। कहाँ पर 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? तो 16 महाजनपदों की सूची जो उपलब्ध है ये है अंगुत्तर निकाय में। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? कौन सा वो बौद्ध ग्रंथ है जो कि 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये दीघ निकाय है, दीर्घ निकाय, यहाँ पे दीर्घ होगा, दीर्घ निकाय, सूत पिटक, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक। कौन सा होगा? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है ये कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में। तो इससे क्या पता चलता है कि अंगुत्तर निकाय जो है वो क्या है? एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है। क्या है ये? एक प्रकार का बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। किस प्रकार का मृदभांड या फिर पाटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक जो है वो किस प्रकार का मृदभांड माना जाता है? तो ये चित्रित धूसर बर्तन है, उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन है, गेरू रंग वाले मृदभांड है या फिर काले और लाल बर्तन है। तो कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये हो जाएंगे उत्तरी काले पॉलिश युक्त बर्तन। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। उस राज्य का नाम बताना है जिसने सबसे पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था। तो वो कौशल था, मगध था, चंपा या फिर अवंती। इनमें से कौन था? तो सबसे पहले हाथियों का युद्ध में इस्तेमाल करने वाले मगध थे, मगध। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। वो कौन सा गणतंत्र था जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का राज्य संघ था? गंधार, वज्जी, कौशल या फिर अवंती। इनमें से कौन था? तो ये था वज्जी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद जो है ये कहाँ पर स्थित था? तो ये हमें बताना है। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या फिर रुहेलखंड में। कहाँ पर स्थित था मत्स्य महाजनपद? तो मत्स्य महाजनपद जो है ये राजस्थान में स्थित था। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? 16 महाजनपदों में अब हमें बताना है कि तक्षशिला जो है ये किसकी राजधानी थी? कौशल की, कुरु की, वज्जी की या फिर गंधार की? किसकी थी? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गंधार की जो राजधानी थी ये क्या थी? गंधार की जो राजधानी थी ये थी तक्षशिला। गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व की सबसे पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। तो वैशाली, एथेंस, स्पार्टा या फिर पाटलिपुत्र। तो ये जो थी वैशाली में थी। कहाँ थी? वैशाली में। वैशाली में विश्व का क्या है? प्रथम गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है ये थी। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? तीनों के समसामयिक नहीं है, तीनों से जो भिन्न है। तो बिंबिसार होगा, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजित। तो इसमें जो होगा मिलिंद जो हो जाएगा ये समसामयिक नहीं है इनका। प्राचीन काल में पटना डैश नाम से जाना जाता था। तो पटना जो है ये प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र या फिर राजगृह के नाम से। इसके साथ में हम लोग देखेंगे और ऑप्शन है पटन देवी। कौन सा है? पटन देवी है एक ऑप्शन। और इसके बाद हम लोग एक ऑप्शन और देखेंगे जो कि है वैशाली। यहाँ पर छूट गया है तो ये क्या हो जाएगा? वैशाली। तो प्राचीन काल में पटना जो है वो डैश नाम से जाना जाता था। पाटलिपुत्र, राजगृह, पटन देवी या फिर वैशाली। किस नाम से जाना जाता था ये? तो ये जाना जाता था पाटलिपुत्र के नाम से। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? मगध का शासक इनमें से कौन नहीं था? शिशुनाग, घनानंद, बिंदुसार या फिर कनिष्क। तो इनमें से अगर देखा जाए
तो कनिष्क जो था ये मगध का शासक नहीं था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार के प्राचीन नाम की अगर हम बात करते हैं तो ये वज्जी था, वत्स था, सूरसेन था, अवंती था, क्या था? उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम था ये क्या था? तो इसका जो प्राचीन नाम था ये था वज्जी। क्या था? वज्जी। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इनमें से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? मौर्य है, नंद है, पल्लव है या फिर गुप्त है? तो इनमें सबसे प्राचीन जो राजवंश है वो नंद राजवंश है। निम्नलिखित बिंबिसार के बाद कौन सा उत्तराधिकारी बना? उत्तराधिकारी बना बिंबिसार के बाद। तो बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का था। किस वंश का था? हर्यक वंश का था। ठीक है, तो हर्यक वंश में बिंबिसार के बाद जो था वो कौन शासक बना था? तो अशोक था, अजातशत्रु था, समुद्रगुप्त था या फिर चंद्रगुप्त था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो था वो था अजातशत्रु। मगध सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना? बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना मगध के सिंहासन के लिए? अशोक, महेंद्र, अजातशत्रु या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका उत्तराधिकारी जो था ये कौन बना? अजातशत्रु बना। सबसे पहले व्यापारिक संघ की स्थापना किस काल में हुई? व्यापारिक संघ की स्थापना किस काल में हुई? महाजनपद काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या फिर उत्तर गुप्त काल में? किस काल में सबसे पहले क्या हुआ कि व्यापारिक संघ की स्थापना हुई? तो व्यापारिक संघ की स्थापना जो है ये सबसे पहले महाजनपद काल में हुई। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ पर अवस्थित है? प्राचीन साम्राज्य है अवंती, और अवंती की जो राजधानी है ये कहाँ पर है? तो वैशाली में, कौशाम्बी में, उज्जैन में या फिर अयोध्या में? कहाँ पर है? तो ये है उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में। कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कुरु महाजनपद की राजधानी मथुरा, इंद्रप्रस्थ, विदेह या फिर मिथिला? कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ। कौन थी? इंद्रप्रस्थ। पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी थी? तो पाटलिपुत्र शहर की जो नींव है ये उद्दन ने। उद्दन को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे उदयीन। क्या लिखेंगे? उदयीन लिखेंगे। उदयीन ने, अशोक ने, बिंबिसार ने या फिर महापद्मनंद ने। किसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? तो पाटलिपुत्र शहर की जो नींव है ये उदयीन ने रखी थी। उदयीन उद्दन ने रखी थी। सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध किसने किया था? बिंबिसार का वध सिंहासन छीनने के लिए किसने किया था? उग्रसेन ने, उद्दन ने, अजातशत्रु ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? किसने किया था? तो ये किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे। बिंबिसार और अजातशत्रु जो हैं ये संरक्षक थे किसके? वैष्णव धर्म के, शैव धर्म के, वैष्णव धर्म के, जैन धर्म के या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये लोग जो थे, इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। सॉरी, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें होगा जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म हो जाएगा। ये लोग बौद्ध धर्म को भी मानने वाले थे और जैन धर्म को भी मानने वाले थे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? जैन धर्म होगा। पुराणों के अनुसार मगध राजवंश का संस्थापक कौन था? तो मगध राजवंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार था, शिशुनाग था, बृहद्रथ था या फिर इनमें से कोई नहीं था? तो पुराणों के अनुसार अगर देखा जाए तो मगध राजवंश का जो संस्थापक था वो था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था, और इसी ने ही हर्यक वंश की, किसने? हर्यक वंश की स्थापना की थी मगध पर। बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस महाजनपद से आते थे? तो ये लोग किस महाजनपद से आते थे? मगध से, उज्जैन से, वज्जी से या फिर कौशल से? तो बुद्ध और जैन महावीर स्वामी जो थे तो ये लोग मगध जनपद से आते थे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में या फिर ईसा पूर्व पहली शताब्दी में? तो ये हुआ था ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? तो पाटलिपुत्र को बसाने वाला कौन था? शिशुनाग,
बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर उदयन, इनमें से कौन था जिसने कि पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? तो ये उदयन था। कौन था? उदयन था। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने स्वीकारा था? तो अजातशत्रु ने, कालाशोक ने, उदयन ने या फिर कनिष्क ने। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उदयन ने ही पाटलिपुत्र को बसाया था और इसने ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्रथम राजधानी मगध की अगर देखेंगे तो ये कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या फिर राजगिरी या चंपा। तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो थी गिरिब्रज या फिर राजगिरी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी यानी कि पहली राजधानी जो थी मगध की वो कौन सी थी? तो ये पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, राजगृह या फिर गिरिव्रज या फिर चंपा। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी राजगृह या फिर गिरिव्रज। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु किस वंश का था? मौर्य वंश का, हर्यक वंश का, नंद वंश का या फिर गुप्त वंश का? तो अजातशत्रु जो था ये था हर्यक वंश का शासक। वत्स का राज्य स्थित था। वत्स का राज्य कहाँ स्थित था? इलाहाबाद के आसपास, उज्जैन के आसपास, मेरठ के आसपास या फिर वाराणसी के आसपास। तो वत्स का जो राज्य था वो इलाहाबाद के आसपास स्थित था। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु जो है ये किस वंश का था? तो ये मौर्य वंश का था, हर्यक वंश का, नंद वंश का था। बताना है किस वंश का था। तो ये जो था अजातशत्रु ये था हर्यक वंश का। अंग जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा, रामग्राम, कपिलवस्तु, कुंडलग्राम। अंग जनपद की जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी? तो ये थी चंपा में। कहाँ? चंपा में। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था ये अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अजातशत्रु के शासनकाल में किस नगर में किया गया था। तो किस नगर में? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये राजगृह में अशोक द्वारा किया गया था, पाटलिपुत्र में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि ये कहाँ पर किया गया था। तो ये किया गया था राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया। द्वितीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया बिंबिसार के द्वारा, मगध के द्वारा, आनंद के द्वारा या फिर गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा बुलाया गया था द्वितीय बौद्ध परिषद को? तो इसे मगध के द्वारा बुलाया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद बुलाया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद जो है ये चंद्रगुप्त द्वारा बुलाया गया था, कालाशोक द्वारा बुलाया गया था, अजातशत्रु द्वारा बुलाया गया था या फिर अशोक द्वारा बुलाया गया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है ये अजातशत्रु के द्वारा बुलाया गया था। द्वितीय बुद्ध सभा का आयोजन हुआ था, यानी द्वितीय जो बौद्ध सभा है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या फिर मगध में? कहाँ पर हुआ था द्वितीय का? तो द्वितीय का कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में हुआ था। पहला कहाँ पर हुआ था? राजगृह में हुआ था। और दूसरा कहाँ पर था? तो दूसरा हुआ था वैशाली में। ऐसे ही हम लोग देखेंगे कि तीसरा कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रघोत कहाँ का राजा था? तो प्रघोत जो था ये काशी का था, कौशल का था, मगध का था या फिर अवंती का था? प्रघोत कहाँ का राजा था? तो प्रघोत जो है ये अवंती का राजा था। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? तो महावंश के अनुसार अगर देखा जाए तो बिंबिसार जो है वो 15 वर्ष की आयु में बैठा था, 20 वर्ष की आयु में, 18 वर्ष की आयु में या फिर 21 वर्ष की आयु में? किस वर्ष की आयु में ये सिंहासन पर बैठा था? तो बिंबिसार जो है ये 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। ऐसा किसके अनुसार है? तो महावंश के अनुसार है। ओके। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? कौन सा इनमें से प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था? तो ये शाक्य,
लिच्छवी, योधे या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो योधेय है, ये नहीं था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता की गई थी। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध समिति की जो अध्यक्षता की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा, धर्मसेन के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा या फिर नागसेन के द्वारा। तो पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। और ये किसने करवाया था संगीति? तो अजातशत्रु ने इस संगीति को बुलवाया था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो प्राचीन जो श्रावस्ती था उसका नगर विन्यास वृत्ताकार था, अर्धचंद्राकार था, त्रिभुजाकार था या फिर आयताकार था। किस प्रकार का था ये? तो इसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्धचंद्राकार था। यानी कि प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास था वो कैसा था? तो अर्धचंद्राकार था। राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक, जो जीवक को जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम है, जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा स्पष्ट नहीं है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो MPPSC का है, MPPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा इस प्रश्न को स्पष्टता की ज़रूरत है। तो राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक, जीवक जो था, जो कि बिंदुसार के दरबार में था, राजकीय चिकित्सक था, जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, जिसे एक गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, तो उसका नाम है, यानी कि उस गणिका का क्या नाम है? ऑप्शन में गणिका के नाम को ही बताना है। तो उस गणिका का क्या नाम है? तो सलावती, रमणीया, बसंतसेला या फिर आम्रपाली। जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है, तो उस गणिका का क्या नाम था? तो उस गणिका का नाम था सलावती। क्या नाम था? सलावती। यानी कि राजकीय वैद्य जो जीवक थे वो किसके पुत्र थे? तो सलावकी के पुत्र थे, जो कि क्या थी? एक गणिका थी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही कौन? गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो गिरिव्रज भी रही है, इसी को राजगृह भी कहा जाता है, पाटलिपुत्र भी रही है, तो यहाँ पर कौशाम्बी नहीं रही है। राइट आंसर ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए, तो वो इनमें से कौन सा है? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या फिर शिमुख। कौन है? तो ये है अजातशत्रु। आयुर्वेद का जनक निम्न में से किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक जो है किसे माना जाता है? धन्वंतरी को, पतंजलि को, सुश्रुत को या फिर चरक को। तो आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी को माना जाता है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन राजा कौन था? महापद्मनंद था, घनानंद था, सुकल्प था या फिर चंद्रगुप्त मौर्य था। तो मगध का वो शासक जो कि सिकंदर महान के समकालीन था, तो ये था घनानंद। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जो है ये कथा सरित सागर था, जय संहिता था, रास तरंगिणी था या फिर भारत कथा था। इसका नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम जो था ये था जय संहिता। सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, फेयरी किंग, रामायण, पैराडाइज लॉस्ट। तो इनमें से कौन है? तो सबसे बड़ा जो महाकाव्य है वो कौन सा है? तो ये है महाभारत। महाभारत जो है ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। जो यहाँ है वह अनंत भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? यानी कि क्या कहा गया है? जो यहाँ है वो अनंत भी है, यानी कि सर्वत्र है। जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? रामायण में, महाभारत में, गीता में
या फिर राजतरंगिणी में, किस में कहा गया है? तो ये कहा गया है महाभारत में। महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? यानी कि अर्जुन के जो दादा थे रियल में वो कौन थे? तो ये विचित्रवीर्य थे, शांतनु थे, चित्रांग थे या फिर देवदत्त थे? कौन थे? तो महाभारत के नायक जो अर्जुन थे इनके पितामह यानी कि रियल जो पितामह थे ये कौन थे? विचित्रवीर्य थे। कौन थे? विचित्रवीर्य। महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? महानदी का नाम कावेरी, ताप्ती, महानंदा या फिर गंगा? क्या नाम था? तो इसका नाम था महानंदा। महाभारत काल में महानंदा नदी का नाम क्या था? महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो महानदी का नाम कावेरी था, ताप्ती था, महानंदा था या फिर गंगा था? तो महानदी का नाम था महानंदा। अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर और पोरस में लड़ाई लड़ी थी। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी झेलम नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, पानीपत में या फिर तराइन में? कहाँ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी? तो इन्होंने झेलम नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो उसके साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था वो सेल्यूकस निकेटर के, मिंडार के, रुद्रदमन के या फिर कनिष्क के? सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो ये चला गया था सेल्यूकस निकेटर के अधीन। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो इनका शिक्षक था डेरियस, साइरस, सुकरात या फिर अरस्तु? तो सिकंदर महान का जो शिक्षक था तो वो अरस्तु थे। कौन? अरस्तु। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो भारत पर सिकंदर महान ने कब आक्रमण किया? 256 ईसा पूर्व में, 240 ईसा पूर्व में, 226 ईसा पूर्व में या फिर 223 ईसा पूर्व में? तो इसका सही जवाब होगा 240 ईसा पूर्व में। सॉरी, यहाँ पर होगा 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर महान जो था तो सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो उसने 323 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। कब? तो 323 ईसा पूर्व में। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वित्सता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच, पोरस और सिकंदर के बीच, घनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच या फिर उपर्युक्त में से किसी के मध्य नहीं हुआ था? तो ये वित्सता का जो युद्ध है झेलम नदी के किनारे हुआ था और ये पोरस और सिकंदर महान के बीच में हुआ था। पंजाब के शासक पोरस और सिकंदर महान के बीच में हुआ था। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के, नंद के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर शिशुनाग के? किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था नंद के शासनकाल में। किसके? नंद के शासनकाल में। 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ था? तो भारत में किसके नेतृत्व में विदेशी आक्रमण हुआ था? डेरियस प्रथम के, साइरस के, सेल्यूकस के या फिर अलेक्जेंडर के? तो 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसके नेतृत्व में जो है वो विदेशी आक्रमण हुआ था? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये था अलेक्जेंडर। कौन था? अलेक्जेंडर के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हुआ था। भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? सबसे पहले किस विदेशी ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये नादिर शाह था, मोहम्मद गजनवी था, सिकंदर महान था या फिर मोहम्मद गोरी था? तो ये कौन था? सिकंदर महान था। सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? सिकंदर के द्वारा जो पोरस की पराजय है वो किस युद्ध में हुई थी? तो ये जो हुई थी ये वित्सता के युद्ध में हुई थी। कब हुई थी? तो वित्सता के युद्ध में हुई थी। अब देखेंगे कि ये वित्सता का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो बक्सर, हर्ट, काबुल या फिर झेलम? तो ये झेलम के किनारे हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन 4। किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो सिकंदर का विरोध किसने किया था? अम्बी ने, पोरस ने, घनानंद ने या फिर चंद्रगुप्त ने? किसने सिकंदर का विरोध किया था? तो सिकंदर का जो विरोध है
ये किसने किया था? तो चंद्रगुप्त ने किया था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में सफलता के सिकंदर के क्या कारण थे? तो ऑप्शन 1 है, भारत में तभी कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। अगला है, वह एक अच्छा प्रशासक था। अब इसमें नीचे दिए गए कूट की सहायता से इसका उत्तर देना है। तो उत्तर इसका क्या होगा? कूट की सहायता से इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, एक बार और ऑप्शंस को देखते हैं। तो भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, तो सही बात है, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, सही बात है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसको देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिल गया था, ये भी बिल्कुल सही बात है, देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग भी मिला था। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये कुछ कहे जाने वाली बात नहीं है। तो 1, 2 और 3 क्या है? 1, 2 और 3 तो देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन बी 1, 2 और 3 राइट आंसर 2। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया? किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित किया था। तो ये उग्रसेन था, धनानंद था, दास सिद्धक था या फिर महापद्मनंद था? कौन था? तो नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? तो घनानंद था, उसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। तो सही जवाब होगा घनानंद। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मगध पर नंदों के बाद किसने शासन किया? तो मौर्य ने, शुंग ने, गुप्त ने या फिर कुषाण ने? किसने? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य राजवंश का शासन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों तो कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? तो निम्नलिखित कौन से प्राचीन भारतीय नगर, इनमें से कौन सा वो नगर है जो कि 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो वो कौन सा नगर है? काशी, मिथिला, उज्जैनी या फिर पाटलिपुत्र? इनमें से कौन है? तो वो जो स्थान है ये है मिथिला। इस मिथिला में कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? सबसे पहले संस्कृत का प्रथम व्याकरण किसने बनाया था? तो कल्हड़ ने, मैत्रेय ने, कालिदास ने या फिर पाणिनि ने? तो संस्कृत का पहला व्याकरण जो है ये किसके द्वारा बनाया गया? तो ये पाणिनि के द्वारा बनाया गया। न्याय सूत्र किसने लिखी? न्याय सूत्र जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये व्यास ने, अक्षपाद गौतम ने, कपिल ने या फिर पतंजलि ने? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि न्याय सूत्र जो है ये अक्षपाद गौतम के द्वारा लिखा गया था। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये कपिल थे, गौतम थे, कणाद थे या फिर चरक थे? कौन थे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक? तो इनमें से कणाद मुनि जो थे, ऋषि कराण मुनि, वो जो थे ये क्या थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ मनुस्मृति है, कामसूत्र है, भागदूत है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो सबसे प्राचीन जो विधि ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो प्राचीन हिंदू विधि का जो लेखक है ये वाल्मीकि को, वशिष्ठ को, मनु को या फिर पाणिनि को? किसे कहा जाता है? तो ये मनु को कहा जाता है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल, पतंजलि, जैमिनी या फिर उलूक कणाद? योग दर्शन के जो संस्थापक थे ये थे पतंजलि। हिंदू विधि को किसने सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया? संहिताबद्ध हिंदू विधि को सबसे पहले किसने किया? तो वेद व्यास ने, पाणिनि ने, वाणभट्ट ने या फिर मनु ने? किसने किया? तो मनु ने किया। हिंदू विधि को सबसे पहले संहिताबद्ध मनु ने किया। किस किताब में ब्याज पर पैसे उधार देने की निंदा की गई है? ब्याज पर पैसे उधार देने की निंदा जो है वो किस किताब में की गई है? धर्मसूत्र में, रीति सूत्र में, बौद्ध पाठ्य में या फिर जैन पाठ्य में? तो धर्मसूत्र में
धर्मसूत्र जो ग्रंथ है इसमें ब्याज पर पैसे उधार देने की निंदा की गई है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर थी वो 1/3 थी, या फिर यहाँ पर होगा 1/4 थी, या 1/6 थी, या फिर 1/7 थी। कितनी थी? ये तीनों ऑप्शन जो है ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर। तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की जो दर थी वो 1/6 थी। कितनी थी? तो 1/6 थी। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो भारतीय दर्शन की अगर प्रारंभिक शाखा की बात करें तो ये सांख्य दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, वैशेविक दर्शन है, या फिर चार्वाक दर्शन है। तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा जो है वो सांख्य दर्शन है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि के द्वारा मान्य जो कर होता था वो कितना होता था? तो उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 1/3 भाग, या फिर उपज का 1/4 भाग। कितना होता था? तो ये होता था उपज का छठा भाग। तुम्हारा अधिकार कर्म है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ये जो कथन है किस ग्रंथ में कहा गया है? तो अष्टाध्यायी में, महाभाष्य में, गीता में, या फिर महाभारत में। तो ये कथन जो है ये गीता में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य है, वैशेषिक दर्शन है, कर्म मीमांसा दर्शन है, या फिर योग दर्शन है। तो आरंभिक विचारधारा जो है ये कौन सा है? तो आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित जो दार्शनिक प्रणाली है ये क्या है? पूर्व मीमांसा है, सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, या फिर उत्तर मीमांसा है। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? चार्वाक ने, गौतम ने, कपिल ने, या फिर जैमिनी ने। तो न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले जो थे वो कौन थे? गौतम थे। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से, या फिर राज्य कार्य पद्धति से। किससे संबंधित है? तो ये है कानून से संबंधित है मनुस्मृति। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कपिल को, महर्षि गौतम को, महर्षि कणाद को, या फिर महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। इनमें से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जो जनक है ये महर्षि कणाद को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 3 है। निम्न में से हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, अजातशत्रु, कालाशोक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था ये बिंबिसार था। निम्न में से अजातशत्रु किस धर्म को मानने वाला था? तो अजातशत्रु किस धर्म को मानने वाला था? हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, या फिर इनमें से सभी को। तो अजातशत्रु जो है ये बौद्ध धर्म को भी मानता था और जैन धर्म को भी मानता था। अजातशत्रु ने ही प्रथम बौद्ध संगीति भी कराई थी और ये जैन धर्म को भी मानता था। तो इस प्रकार से ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें देख सकते हैं कि जैन और बौद्ध दोनों होगा, या फिर इनमें से सभी भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग भी एक बार देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये अजातशत्रु बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाला था। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके आप लोग बताइए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।